हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग चौथा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सुनते ही केसर कंफ्यूज हो गई। वो धीरे से बोली, जी आरंभ अपनी गहरी सांस लेकर बोला, डोंट बाइट योर लिप्स। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। केसर हकलाते हुए अमेरिका का क्या बोलते हुए अपने होठों पर हाथ रख लिए। वो ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल ही क्यूट लग रही थी। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। केसर का ऐसा रिएक्शन देखकर आरंभ के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक मिनट तक वो लाल ही लगे थे। वो ऐसे ब्लश कर रही थी। ऑफ कोर्स वो हमारी वजह से ब्लश कर रही है, आरंभ ने अपने मन में कहा। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर केशर अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, शायद विश्वास करने की कोशिश कर रही थी अपनी किस्मत पर। आज से पहले किसी ने उसे इतना स्पेशल फील नहीं करवाया था। वो मुस्कुराते हुए उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मधु जी ने उसे देखा और उसकी आंखों में जलन के भाव आ गए, क्योंकि केसर हर रोज की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। घर के सभी लोग डाइनिंग एरिया में थे। केसर ने सबको नाश्ता सर्व किया। आराधना जी केसर को बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। कल जो उसकी हालत हुई थी उसके मुताबिक आज उसका चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा था। वो केसर को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। शायद उन्हें अब सब समझ में आ चुका था। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। माया जी और मधु जी अपने किसी दोस्त से मिलने बाहर चली गई। आराधना जी को अपने एनजीओ में कुछ काम था तो वो चली गई। अनामिका जी पुरोहित जी से मिलने के लिए आश्रम गई थी। वो एक सप्ताह बाद ही आने वाली थी। दोपहर में केसर सानवी के साथ थी। वो दोनों कोई मूवी देख रही थी। सानवी मुंह मलाते बोली, भाई साहब ऐसी रूखी सूखी मूवी देखने में थोड़ी मज़ा आता है, क्या आप हमारे लिए कुछ बना देंगे? केसर सानवी को देखते हुए बोली, क्या खाएंगी आप, बताइए, हम अभी आपके लिए बना देते हैं। सानवी जल्दी से बोली, हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट मैगी। ये बोलकर उसने पप्पी फेस बना लिया। केसर ठीक है बोलकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद केसर किचन में अपने और सानवी के लिए मैगी बना रही थी। उसका पूरा ध्यान मैगी पर था। वहीं एक जोड़ी आंखें बहुत ध्यान से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। वो आंखें केसर के चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही थी। उन आंखों में केसर के लिए हवा साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी साड़ी से झांकती उसकी दूध जैसी सफ़ेद गोरी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। जहां वो आके उसकी नज़र रुक चुकी थी, वो आंखें अपनी अपलक झपकाए बिना केसर को देख रही थी, जैसे आज से पहले उसने कभी ऐसा इस तरह का कोई नज़ारा न देखा हो। केसर जैसे ही बॉल लेने को आगे बढ़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसे अपनी कमर पर दो अनजान हाथ महसूस हुए। उसकी सांसें डर के मारे एकदम से अटक गई। उसने पीछे पलटकर एक झटके से उस इंसान को धक्का दे दिया। वो अपनी घबराई नज़रों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र को अपने सामने देखकर केसर घबरा गई। उसने उसे घबराई नज़रों से देखते हुए कहा, आप? रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, क्या इत्तेफाक की बात है, हम तो आपसे मिलना चाह रहे थे और आप हमें ही देख के हड़बड़ा गई। अब आप देख ही गई हैं तो सोचा हेलो कह दूँ। हेलो भाभी साहब, रुद्र ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहा। केसर यह सुनकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे रुद्र से इस वक्त शराब की महक आ रही थी। रुद्र केसर की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है भाभी सा, लगता है हमने आपको डरा दिया। इतना कहते ही रुद्र केसर के बेहद करीब आ गया। केसर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, दूर दूर रहिए हमसे। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अब तक केसर स्लैब से लग चुकी थी। रुद्र केसर के चेहरे पर आते बालों को छूते हुए बोला, अरे अरे भाभी साहब, छोटी छोटी बातों पर आंसू नहीं बहाया करते, बहुत डेलिकेटेड है आप, और आपकी खूबसूरती उसका तो क्या ही कहना, अच्छे अच्छे की नीयत खराब कर दे ऐसी खूबसूरती है आपकी, थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए ना आपको। यह कहते हुए उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी। रुद्र केसर के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको, ऊपर से नीचे तक सब कुछ।
एकदम परफेक्ट है, लेकिन अफसोस ऐसी खूबसूरती का आखिर सबको कदर नहीं होती ना। तभी तो भाई साहब आपको एक नज़र भी नहीं देखते। बोलते हुए रुद्र की आंखें केसर को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। केसर को रुद्र की नज़रें असहज कर रही थी। केसर रुद्र को धक्का देते हुए, प्लीज़ हमसे दूर रहे, वरना हम हुकूसा से आपके बारे में बता देंगे। बोलते हुए केसर ने अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। रुद्र एकदम से हंसते हुए बोला, अरे भाभी साहब, आप तो नाराज़ हो गई। ऐसा कहते हुए रुद्र ने केसर के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो अपनी आंखों में अजीब से भाव के साथ बोला, सच ही तो कहा हमने, आप इतनी खूबसूरत हैं कि मन कर रहा है हम आपको अभी भाई साहब से। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले रुद्र को अपने गाल पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसका सर एक तरफ झुक गया। वह अपने गाल पर हाथ रखकर केसर को गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि केसर ने अभी उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा था। रुद्र गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की। बोलते हुए उसने केसर को बालों में मुट्ठी से भर लिया। हमें छोड़िए, वरना हुकुमसा आपको नहीं छोड़ेंगे। रुद्र गुस्से से केसर के बालों को खींचते हुए बोला, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। और बोलकर भी, वो क्या ही उखाड़ लेगा, वो तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे उस हुकुमसा को। उसने यह शादी सिर्फ बच्चों के लिए की है जो उसे तुमसे चाहिए। बच्चे लेते ही वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकेगा, फिर तुम कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उसने केसर को फर्श पर धकेल दिया। अचानक धक्का लगने से केसर संभल नहीं पाई और फ्लोर पर ही गिर गई। केसर की चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथों में चुभ गई थी। केसर ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ से खून निकल रहा था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुद्र अपने पंजों के बल बैठकर केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, उसके नाम के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में उसका कोई वजूद नहीं है और न कभी होगा, क्योंकि तुम उसका प्यार नहीं हो। एंड बिलीव मी भाभी साहब, जिस दिन उसका प्यार लौट कर आएगा, उस दिन वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। भाभी साहब बोलते हुए सानवी की आवाज़ आई। ये सुनते ही केसर ने अपने से किचन के दरवाजे की तरफ देखा। सानवी की आवाज़ सुनकर रुद्र ने एकदम से केसर को खड़ा किया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक कोने में ले गया, जहाँ से सानवी उन दोनों को देख नहीं सकती थी। सानवी रसोई के अंदर आई। केसर को वहाँ न देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसने गैस की तरफ देखा, जहाँ मैगी बन रखी थी। सानवी किचन के चारों तरफ देखते हुए बोली, ये भाभी सा कहाँ चली गई। बोलते हुए वो किचन से निकल गई। सानवी के जाते ही रुद्र ने केसर को देखा, जो उसकी पकड़ से आज़ाद होने के लिए छटपटा रही थी। वाकई रुद्र ने उसे काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था, इतना कि अब केसर को दर्द होने लगा था। रुद्र ने केसर को देखा, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रुद्र ने केसर को एक झटके से छोड़ दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, अपनी औकात मत भूलना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम मजबूर हो जाओगी खुद से नफरत करने के लिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। केसर वहीं बैठकर घुटने में अपना सर झुकाकर रोने लगी। इधर सानवी केसर को ढूंढते हुए राजमहल से बाहर आई। वो इस वक्त गार्डन में थी। वो इधर उधर देखते हुए चल रही थी कि तभी अचानक से उसका पैर फिसला। गिरने के डर से सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वो इस वक्त मल्हार की बाहों में थी। मल्हार ने कुछ पल सानवी के मासूम चेहरे की तरफ देखा और फिर उसे अचानक से खड़ा कर दिया। मल्हार बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आप ठीक तो है ना। सानवी धीरे से बोली, दर्द देखकर खुद ही पूछ रहे हो कि हम ठीक हैं या नहीं। ऐसा बोलते हुए सानवी ने मुंह बना लिया। कहीं मल्हार ने सानवी की बात सुन ली थी, लेकिन उसने उसे कुछ कहा भी नहीं। सानवी मल्हार को देखते हुए बोली, आप यहाँ हैं, मतलब भाई साहब वापस आ गए। ओ गॉड, अच्छा हुआ वो वापस आ गए। अब भाभी साहब को मासा और छोटी मासा के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये सुनते ही मल्हार की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वो धीरे से बोला, क्या कहा आपने। यह सुनते ही सानवी कंफ्यूज हो गई। सानवी जल्दी से बोली, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वेट, क्या भाई साहब आपके साथ वापस नहीं आए।
मल्हार ने अपना सिर ना में हिला दिया। यह सुनकर सानवी ने गहरी सांस ली और मल्हार को सब कुछ बता दिया जो आरंभ के जाने के बाद केसर के साथ हुआ था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। केसर ने आरंभ की आवाज़ में अपना सुकून ढूंढ लिया था, लेकिन इस बीच ना ही आरंभ ने उसे बताया कि वह कब आएगा और ना ही केसर ने पूछा। उस दिन के बाद केसर कभी भी रुद्र के सामने जाने की गलती नहीं करती। वो पूरे दिन बस अपने कमरे में रहती। इस वक्त केसर अपने कमरे में थे। वहाँ पर बस अंधेरा था, लेकिन बाहर से चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, क्योंकि बालकनी का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। वो इस वक्त कोई पेंटिंग बना रही थी। उसकी नीली आंखें कैनवस पर पूरी तरह से फोकस्ड थी। उसके वो लंबे काले बाल जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, उसकी लंबी पतली उंगलियां जो कि रंगों में रंगी हुई थी, वो आराम से उस कैनवस पर चल रही थी। केसर का सारा ध्यान कैनवस पर था। करीब 2 घंटे बाद वो हल्का सा पीछे हटी। इस वक्त केसर की वाइट अनारकली सूट पूरी तरह से रंगों से भरी पड़ी थी। उसकी नीली आंखों में उस कैनवस का अक्ष नज़र आ रहा था। केसर ने एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस पेंटिंग में एक लड़का और एक लड़की आग की लपटों के बीच खड़े थे। केसर धीरे से बोली, कुछ यादें दर्द देती है, लेकिन कुछ जीने का नया मकसद भी दे देती है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उस पेंटिंग को देखते हुए उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। केसर ने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया। उसने अपने आप को देखा। उसकी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसके चेहरे पर हर जगह रंग लगे हुए थे। वो अपना सारा सामान समेट कर बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई और बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी दूसरी तरफ देखा। हर रोज़ की तरह आज भी वो बिस्तर खाली पड़ा था। ये देखते ही केसर का चेहरा मायूस हो गया। वो आरंभ को मिस कर रही थी। बेशक वो उसे मिस कर रही थी। उसकी रूह को उसकी तड़प हो रही थी। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। उसे खुद भी पता नहीं चला। ही इज़ बिकम हर हैबिट डे बाय डे। अगली सुबह केसर आराधना जी से मिली। माँ सा आपने हमें बुलाया? आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यहाँ आए और हमारे पास बैठिए और बताइए ये ड्रेस आपको कैसी लगी। केसर उनके पास जाकर बैठ गई। केसर ने उस ड्रेस की तरफ देखा जो सच में बहुत खूबसूरत था। केसर धीरे से बोली, माँ सा ये बहुत अच्छा है। आराधना जी केसर को देखते हुए बोली, अच्छी तो होगी ना, आखिर हुकुम सा की जो पसंद है। ये सुनकर केसर कंफ्यूज हो गई। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा की पसंद मतलब हम कुछ समझे नहीं। आराधना जी कुछ पल रुक कर बोली, कल बहुत खास दिन है। ये दिन स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए होता है। मतलब कल करवा चौथ है। हम चाहते हैं कि आप आरंभ के लिए फास्ट रखें। आप फास्ट रखोगी ना? बोलते हुए वो केसर को आस भरी नज़रों से देख रही थी। आराधना जी बोली की बात सुन केसर ने बस अपना सिर को हाँ में हिला दिया। केसर कुछ देर बाद केसर अपनी बालकनी में बने स्विमिंग पूल में अपने पैर डालकर बैठी हुई थी। वो वहाँ बैठी हुई आराधना जी की बातों को सोच रही थी। आराधना जी उसे आरंभ के वापस आने के बारे में पूछ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इधर केसर आज आरंभ के कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसे आरंभ को करवा चौथ के बारे में बताना था, लेकिन आज उसका इंतज़ार पूरा नहीं हुआ। कल का इंतज़ार करते करते कब उसकी आंखें लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह केसर की आँख खुली। उसने टाइम देखा। इस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। केसर की नज़र अपने फ़ोन पर गई जिस पर अलार्म लगा हुआ था। उसने झट से अलार्म ऑफ किया और उठकर बैठ गई। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उसने अपने फ़ोन को चेक किया, लेकिन इस एक बार फिर से मायूसी उसके हाथ लगी। आरब ने कल से उसे कोई कॉल नहीं किया था। उसे लगा शायद वो कल सो जाने के बाद उसे आरंभ ने कॉल किया होगा। केसर ने गहरी सांस ली और फिर वो बेड से उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद केसर वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल पूरी तरह से गीले थे। पानी की बूंदें केसर की बॉडी पर हीरे की तरह चमक रहे थे। उसके लंबे बाल
उसकी पानी से गर्दन से होते हुए उसके ब्लाउज़ के अंदर जा रहे थे। सच में इस वक्त वो अपनी सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। केसर ने क्लोसेट में से एक बक्सा निकाला। उस बक्से के अंदर चूड़ियाँ थी जो आरंभ ने दी थी। केसर ने जल्दी से वो चूड़ियाँ पहनी और सिंदूर से अपनी मांग भरी। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और फिर वो बेडरूम से निकलकर नीचे चली गई। केसर जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंची, उसके सामने देखते ही कदम रुक गए और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि पूरे डाइनिंग टेबल पर खाने की चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ आराधना जी बैठी हुई थी जो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। केसर ने जाकर उनका आशीर्वाद लिया। आराधना जी केसर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सुनते ही केसर के दोनों गाल लाल हो गए। व्हाट इज़ दिस? हम स्माइल कर रहे हैं या ब्लश कर रहे हैं, वो भी ऐसे? केसर अब पागल हो गई हैं। आराधना जी उसके गाल छूते हुए बोली, ये आपको क्या हुआ? हमारा मतलब आपके गालों को क्या हुआ? ये इतने लाल क्यों हो रहे हैं? हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप शर्मा गई? यह बोलते ही वो हंसने लगी। उनके बात सुनकर केसर का चेहरा और लाल हो गया। वो रोनी सूरत बनाकर आराधना जी को देखने लगी। आराधना जी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, चलिए यहाँ बैठिए, हम आपको आपकी सरगी देते हैं वरना टाइम निकल जाएगा। केसर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच मासा। इतना बोलकर केसर चेयर पर बैठ गई और उसने खाना शुरू कर दिया। आराधना जी भी वहीं उसके पास बैठ गई। केसर एकदम से उनकी तरफ देखते हुए बोली, मासा आपकी सरगी? केसर का सवाल सुनकर आराधना जी अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। वो कुछ पर रुक कर बोली, वो बेटा हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए हम फास्ट नहीं रखते। आप ये सारी बातें छोड़ो और अपने खाने पर फोकस करो वरना टाइम निकल जाएगा। केसर को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा खाने पर फोकस करने लगी। पता नहीं क्यों आजकल उसे उल्टे सीधे टाइम पर भूख लगती है। कभी पूरा पूरा दिन खाने का मन नहीं करता और कभी कभी रात को भी भूख लगती है। वो खुद की हरकतों से परेशान हो गई थी। आजकल वैसे भी केसर को उल्टे सीधे टाइमिंग पर भूख लगती थी। उसे दिन में कुछ खाने का मन नहीं करता, रात को खाने का मन करता, पर सुबह के टाइम पर उसे भूख जल लगती और अभी उसे अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। थोड़ी देर में केसर ने अपना पूरा पेट भर लिया। जो इस वक्त वो बीट रूट का जूस पी रही थी जो उसका अब फेवरेट बन चुका था। अपनी सर्दी ख़त्म करने के बाद केसर वापस बेडरूम में चली गई। खाने के बाद वह बहुत गहरी नींद में चली गई, इसीलिए वह दोबारा सो गई। करीब 8 बजे केसर की आँख खुली और वह उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा और धीरे से बोली, उनसे बात भी नहीं हुई है हमारी, पता नहीं वो आज आएंगे या भी नहीं। मासा पूछेगी तो हम क्या कहेंगे उनसे? केसर सच में बहुत परेशान हो गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या न करे। कुछ देर बाद वो नीचे आई। ऐसे ही पूरा दिन कमरे में तो नहीं रख सकती थी ना। आराधना जी ने सबके लिए मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया। केसर सोफे पर बैठ गई। मेहंदी आर्टिस्ट उसे मेहंदी लगाने लगी। सानवी भी उसके पास ही बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मेहंदी वाली केसर से बोली, हुक्मरानी शाह, हुक्म शाह का नाम क्या लिखूं? ये सुनते ही केसर उसे देखने लगी। शी वांट टू राइट हिज नेम ऑन हर हर्ट बट शी न्यू ही इज़ नॉट हियर एट। सानवी अपने कंधे से केसर के कंधे को मारते हुए बोली, अरे भाभी साहब के हाथ में आरंभ लिख दो। ये बोलकर वो हंसने लगी। केसर की आंखें शर्म से झुक गई और उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। ये देखकर तो सानवी उसे और चिढ़ाने लगी। मेहंदी लग जाने के बाद आराधना जी ने उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में जाकर केसर ने एसी ऑन किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जहाँ मेहंदी लगी हुई थी। यह देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आरंभ के बारे में सोचने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे बुआ सा और चाची सा के ताने नहीं सुनने थे। शाम का वक्त केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी। उसने लाल रंग के राजस्थानी लहंगे के साथ थोड़ा सा ज्वेलरी कैरी की हुई थी। उसकी
काजल से सनी नीली आंखें जिनमें आरंभ का इंतजार था, उसके पिंक पाउटी लिप्स जिस पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आरंभ का मैसेज अभी कुछ देर पहले आया था जिसमें लिखा था, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और आपको तो पूरे के पूरे आरंभ प्रताप सिंह मिल रहे हैं। केशर अपना अक्ष मिरर में देखते हुए, तेरी आशिकी में खुद को भुला बैठी हूँ, तेरे इश्क में दीवानी होने की रात आई है, तेरी बाहों में ही मेरा जहाँ समाया है, तेरे दर पे आज जान भी लुटाने की रात आई है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई। इधर हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। मल्हार बाहर से अंदर आया। अनिमिका जी मल्हार से बोली, मल्हार आरंभ अब तक आया क्यों नहीं, क्या बात हुई है आपकी उनसे? मल्हार कुछ पल रुककर बोला, हुक्म साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है वो। बोलते हुए मल्हार ने आदित्य जी की तरफ देखा। आराधना जी बोली, क्या मतलब आपको पता नहीं वो कहाँ है? बोलते हुए रूही खड़ी हो गई। तभी रुद्र के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जिसने देखा उसके चेहरे पर डेविल स्माइल लगे। वो धीरे से बोला, जहन्नुम मुबारक हो भाई साहब, गुड बाय फॉर एवर। मल्हार कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। फ़ोन आरंभ के गुड बॉडीगार्ड अभी का था। मल्हार ऑन कॉल बोला, हेलो। दूसरी तरफ की बात सुन मल्हार की आंखें बड़ी हो गई। मल्हार के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर गया। आदित्य जी मल्हार को देखते हुए बोले, क्या हुआ मल्हार, आप ये क्या हुआ? मल्हार हकराते हुए बोला, हुक्म सा। जिस कार में थे वो कार हाईवे पर ब्लास्ट हो गई। इससे आगे मल्हार कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी एक तरफ से आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा जहाँ केसर खड़ी थी। वहीं उसके पास पूजा की थाल नीचे गिरी हुई थी। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दूसरी तरफ एक आदमी जलती हुई कार के सामने खड़ा था और कार को देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उस आदमी ने कॉल पिक किया और धीरे से बोला, काम हो गया मैडम। आरंभ प्रताप सिंह की कार ब्लास्ट हो गई। कार पूरी तरह से जल चुकी है, वो अब बच नहीं सकता मैडम। दूसरी तरफ से एक औरत बोली, बहुत अच्छा, अब जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, तुम्हारी बेटी तुम तक सही सलामत पहुँच जाएगी। बोलकर उस औरत ने कॉल कट कर दिया। उधर उस आदमी ने एक बार अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर उस कार की तरफ। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच कर एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया। वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर गया। उधर उस औरत ने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और अपने सामने खड़े अमर प्रताप सिंह को देखते हुए बोली, मुबारक हो। आज आपके बदले का एक सिरा आरंभ प्रताप सिंह की मौत के साथ पूरा हो गया और अब आपकी हुकूमत होगी पूरे राजस्थान में। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। इधर केसर धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता हुकुम साहब। बोलते हुए उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। क्या उसकी किस्मत इतनी बुरी थी? आज उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था और अब सब कुछ एक झटके में ही ख़त्म हो गया। क्या वह थोड़ी सी खुशी भी डिज़र्व नहीं करती थी? आराधना जी ने केसर की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो एकदम से सोफे पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रख लिया। अनामिका जी धीरे से बोली, नहीं मेरा बच्चा, मेरा आराम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आप लोगों से ज़रूर कोई गलती हुई है। बोलते हुए उनकी सांसें फूलने लगी। वहीं बाकी सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आदित्य जी अनामिका जी को संभालते हुए बोले, माँ साहब अब शांत हो जाए, हम जाकर पता करते हैं कि क्या बात है। देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो अभी बोल ही रहे थे कि तभी सामने से एक आवाज़ आई। सबकी नज़र सीधे सामने चली गई। केसर धीरे से बोली, हुक्म साहब। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर बह गए। ये सुनते ही सबकी नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। सामने दरवाजे से आरंभ अंदर की ओर आ रहा था। वो बिल्कुल ठीक था। आरंभ को सही सलामत देखते ही सबके मुरझाए चेहरे एकदम से खिल उठे। वहीं कोई ऐसा था जो आरंभ को देखकर अंदर तक गुस्से से भर चुका था। केसर ने
अपने आंसू साफ किए और जल्दी से आरंभ की ओर भागी। केसर को अपनी तरफ आता देख आरंभ वहीं दरवाजे पर रुक गया। केसर भागकर आरंभ के गले लग गई। आरंभ ने एकदम से केसर को संभाल लिया। केसर अपना चेहरा आरंभ की गर्दन में छुपाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। आरंभ ने अपने हाथ केसर के लोअर बैक पर रखा और धीरे से बोला, हुक्म रानी शाह, हम ठीक हैं। आरंभ ने सबको देखा। उसकी नज़र आराधना जी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। ये देखकर आरंभ ने अपनी नज़रें फेर ली। आरंभ समझ गया कि शायद सबको कार के ब्लास्ट होने की खबर मिल चुकी है। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर झुकाकर अपनी छोटी सी बीवी को देखा जो उसके गले लगकर रो रही थी। उसने उसकी फिक्र हो रही थी। क्या इस एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे फ़र्क पड़ा था? लेकिन क्यों? उनका रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं था। ये तो बस एक समझौते की शादी थी ना। क्या इसके अलावा भी उन दोनों के बीच कुछ था? आरंभ ने सबको देखा। फिर उसने मल्हार को कुछ इशारा किया और फिर केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने अपना चेहरा उसके गले में छुपा रखा था और उसके गले के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे थे। वो सच में बहुत डर गई थी। आरंभ उसके कांपते हुए शरीर को महसूस कर पा रहा था। आरंभ केसर को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरंभ केसर को अपने कमरे में लेकर उसे बेड पर बैठ गया। केसर उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह बैठी हुई थी। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हुक्म रानी साहब, हमारी तरफ देखिए, हम यहीं हैं आपके पास और हम बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर केसर ने वैसे ही अपना सिर ना में हिला दिया। आरंभ ने गहरी सांस ली और केसर को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखिए हम आपके पास है। केसर ने अपनी नज़रें उठाई। उसकी आँखों में आंसू भरे नीली आँखों को आरंभ ने देखा। आरंभ उसके बिल्कुल सामने था। केसर को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके सामने जो है वो ख्वाब है या हकीकत। उसने अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाकर आरंभ के गालों को छुआ। आरंभ के गालों को छूते ही उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। केसर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख आरंभ उसके चेहरे पर झुका और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या आपकी ख्वाहिश हमें अपने सामने देखकर रोने की है हुक्मरानी शाह? केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और खुद भी अपने आंसू साफ करने लगी। आरंभ ने उसके हाथों को हटाया और खुद अपने दोनों अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आपको आंसू देने का और आपके आंसू पोंछने का हक सिर्फ हमारा है हुक्मरानी साहब, और आपसे ये हमारा हक आप हमसे छीन नहीं सकती हैं। ये सुनते ही केसर की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो दोबारा आरंभ के सीने लग गई। अब वो सब कुछ याद आ रहा था जो आरंभ की गैर हाजिरी में उसके साथ हुआ था, जो उसके खुद के परिवार ने उसके साथ किया था। उसके छोटे भाई ने उसे गंदे तरीके से छुआ, उसके वजूद पर सवाल उठाया गया। आरंभ बिना कुछ बोले उसकी पीठ सहला रहा था। रोते रोते केसर धीरे से बोली, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ये बोलते हुए केसर की ज़बान लड़खड़ा रही थी। केसर आरंभ से अलग हुआ और वो आरंभ के चेहरे और हाथों को छूकर चेक करते हुए बोली, आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक तो हैं ना? आपकी कार ब्लास्ट हुई थी ना? भाई साहब ने आरंभ से ही केसर को अपने खींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हम ठीक है हुक्मरानी साहब और हमें कोई चोट नहीं आई। जो कार हाईवे पर ब्लास्ट हुई थी उस कार में हम मौजूद ही नहीं थे। ये बोलकर आरंभ ने केसर के चेहरे पर झुका और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। वो केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर धीरे से बोला, रिलैक्स, इट्स ओके, हम ठीक है, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप ऐसे ही रोती रही तो आपकी तबीयत ज़रूर खराब हो जाएगी। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा झुका लिया। रो रो कर उसका चेहरा लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सूज चुकी थी। वो
वो गौर से उसकी झुकी पलकों देख रहा था। उसका छोटा सा गोल चेहरा, वो छोटी सी नाक, वो पलकें और वो प्यारे से होंठ जिन पर सिर्फ और सिर्फ आरंभ का हक था। आरंभ धीरे से बोला, पानी पीने की ज़रूरत है आपको? हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये सुनते ही केसर ने जल्दी से आरंभ का हाथ पकड़ लिया और सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें छोड़कर आप मत जाइए प्लीज़, हमें बहुत डर लग रहा है। बोलकर केसर उस अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी। उसकी नीली आंखें किसी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। आरंभ केसर का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, रोना बंद करो, कहीं नहीं जा रहे हैं हम। केसर धीरे से बोली, नहीं जाएंगे ना। आरंभ अपने होठों से केसर के माथे को प्यार से चूमकर बोला, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल तेजी से धड़क रहा था, जो आरंभ भी सुन सकता था। आरंभ उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से बोला, हमारी करीबी आपकी धड़कनें बढ़ा रही हैं हुक्मरानी साहब। ये सुनते ही केसर ने आरंभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और केसर को दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया और बालकनी की तरफ चला गया। आरंभ केसर को अपनी गोद में लिए झूले पर बैठ गया। उसने केसर को देखा, जो एकटक उसे ही देख रही थी, मानो अगर उसने अपनी नज़रें उस पर से हटाई तो वो कहीं गायब हो जाएगा। यह देखकर आरंभ हल्का सा मुस्कुराया। आरंभ केसर के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, आपको अपना व्रत नहीं खोलना क्या हुक्मरानी शाह? आरंभ की बात सुनकर केसर को याद आया कि उसने व्रत भी रखा हुआ है। उसने जल्दी से आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा था। केसर धीरे से बोली, सॉरी, वो हम भूल गए थे। इतना बोलते ही उसने एकदम खांसी आई। उसे सच में बहुत प्यास लगी थी। केसर ने आरंभ को देखा, जो अब वो उसे घूर रहा था। एकटक देखते हुए वो हड़बड़ा गई। वो जल्दी से बोले, हम आते हैं अभी। बोलकर वो आरंभ की गोद से उठकर दूसरी तरफ चली गई। आरंभ ने अपने आसपास देखा। बालकनी में टेबल पर करवा चौथ के व्रत खोलने के लिए एक थाली रखी गई थी, जिसमें करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए सब कुछ था। उसके सामने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, हर कोई दीवाना है इस चांद का, इसीलिए इस चांद को गुरूर है, लेकिन चांद की चमक भी फीकी पड़ जाए, ऐसा उसका नूर है। बोलते हुए उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई। केसर वापस आए। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। केसर ने दिया जलाया। ये उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। केसर ने आरंभ की आरती की और पीछे चलने से पहले चांद को देखा। फिर आरंभ को उसके होठों पर मुस्कुराहट ही बता रही थी कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। सारी चीज़ें करने के बाद आरंभ ने केसर को पानी पिलाया और फिर उससे बोला, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज डन। आरंभ ने उसके हाथों से प्लेट लेकर वापस टेबल पर रख दी। केसर ने अपना सिर हिलाया। आरंभ केसर का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, सबसे पहले चलकर आप खाना खाएंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए भूखे रहे। आरंभ ने केसर को बेड पर बिठाया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी केसर एकदम से आगे बढ़कर आरंभ का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ मत जाइए ना। यह सुनकर आरंभ एकदम से फ्रीज हो गया। उसने पलटकर केसर को देखा, जो उसे लाचारी से देख रही थी। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं रानी शाह, बस दरवाजे तक ही जा रहे हैं। बोलकर उसने केसर को दोबारा बेड पर बैठा दिया। केसर बिन कुछ बोले चुपचाप आरंभ को देखने लगी। तभी आरंभ का फ़ोन बजा। वो केसर को देखकर बोला, हम अभी आते हैं, आप बैठिए। फिर आरंभ ने कॉल उठाया और बालकनी की तरफ चला गया। मल्हार का फ़ोन था और वह केसर के सामने मल्हार से बातें नहीं कर सकता। केसर पहले से डरी हुई थी और वह उसे और डराना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद आरंभ वापस कमरे में आया। उसकी नज़र केसर पर गई, जो बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने खाने की ट्रॉली रखी थी, जिस पर सारा खाना रखा हुआ था। आरंभ बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए केसर से बोला, रानी शाह, खाना देखने के लिए नहीं, खाने के लिए होता है। अब तक आपने खाना क्यों नहीं खाया? किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी आप? केसर से बोली, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही आरंभ के कदम एकदम से रुक गए और उसने केसर को देखा, जो उसे ही देख रही थी, जिसने अभी कहा कि मैं उसका ही इंतज़ार कर रही थी।
उसका इंतज़ार। क्या यह दुनिया सच में इतनी बेरहम नहीं जितनी आरंभ ने सोच रखा था, या फिर केसर के आने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। हाँ, वो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में कोई था जिसे सिर्फ उसका इंतज़ार था। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, हमारा इंतज़ार? क्यों हुक्मरानी साहब? बोलते हुए केसर के बगल में आकर बैठ गया। केसर अपनी पलकें झुकाकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए आरंभ से बोली, खाना तो आपने भी नहीं खाया है ना हुक्मशाह? हमारा मतलब आपने भी तो अभी तक डिनर नहीं किया, इसीलिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। केसर ने प्लेट में खाना सर्व किया और वह प्लेट आरंभ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपके लिए। आरंभ ने वो प्लेट केसर से हाथ से ली और उससे बोला, हमारे लिए। बोलकर आरंभ ने स्पून में खाना लेकर केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर अपनी आंखें बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। आरंभ धीरे से बोला, हमने आपको मुंह खोलने के लिए कहा था, आंख नहीं। बोलते हुए आरंभ ने उसे खाने का इशारा किया। आरंभ की बात सुनकर केसर ने बिना कुछ बोले वो बाइट खा लिया और चुपचाप खाने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने लगभग पूरा खाना खत्म कर लिया। आरंभ की नज़र केसर के होठों पर लगे चावल के दाने पर गई। आरंभ ने उसके होठों की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर केसर ने अपना सर पीछे कर लिया। वो कन्फ्यूजन में आरंभ को देखने लगी। वो अपने होठों पर लगा खाना हुआ है, ऐसा बोलकर आरंभ ने टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ किया और वहां से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। केसर ने पलटकर बाथरूम के दरवाजे को देखा और फिर उठकर बालकनी की तरफ चली गई। वो रेलिंग के पास खड़ी थी और एक ऊपर आसमान में चांद को देख रही थी। और आज जो हुआ उन सब के बारे में सोचकर दोबारा उसकी आंखें नम हो गई। केसर सिसकते हुए बोली, हर बार हमें ही क्यों महादेव, और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी? इतने सालों में पहली बार कोई ऐसा मिला जिनकी बाहों में हमने खुद को महफूज पाया। ऐसा लगा अब कोई है जो हमारे लिए खड़ा होगा, लेकिन अब डर लगता है कहीं हमारी बुरी किस्मत उन्हें हमसे दूर ना कर दे। अभी वो ये बोल ही रही थी कि उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसे अपने पेट पर दो हाथ चलते हुए महसूस हुए। वो हाथ जिस शख्स का था उसकी खुशबू को महसूस करते ही केसर को पागल करने के लिए काफ़ी था। उसकी सांसें गहरे होने लगी और दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी पीठ किसी के सीने से लगी हुई थी। केसर अपनी सांस संभालते हुए बोली, हुक्मशाह। आरंभ अपने एक हाथ उसके पेट पर चला रहा था और दूसरे हाथ उसके कंधे के पास आया और उसके बालों को गर्दन से हटा कर उसके एकदम ठंडी पड़ चुकी गर्दन पर अपने तपते हुए होठ रख दिए। केसर एकदम से सिहर उठी। उसने अपने लहंगे को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो अपनी धड़कनों को संभाल नहीं पा रही थी। आरंभ धीरे से अपना हाथ उसके पास ले जाकर और उसके हाथ से उसके लहंगे को निकालकर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया। केसर की सांसें अब बेकाबू होने लगी। वो हकलाते हुए धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं हुक्मशाह? बोलते हुए उसने अपने लोअर लिप पर बाइट किया। आरंभ, जिसका चेहरा केसर के कंधे पर था, उसके होठों पर स्माइल आ गई। आरंभ उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए बोला, वही जो आप सोच रही हैं। आह, केसर ने अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए मन को कंट्रोल करते हुए कहा। वो अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आरंभ के होठ केसर के गर्दन पर चल रहे थे। अब वो और ज़्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और झट से पलंग कर आरंभ के सामने हुई। विथ एवरी जेंटल टच शी फाइंड herself unable to resist the quiet fantasies of his presence। आरंभ उसके बिल्कुल सामने था। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसके दोनों गाल और उसकी छोटी सी नाक इस वक्त लाल हो रखी थी। उसमें नीली आंखें जिसमें आज कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि उसका खुद का अक्स उसकी आंखों में दिख रहा था। उसके पिंक पाउटी लिप जिस पर उसकी नज़र ठहर ही गई थी।
आरंभ बिल्कुल उसके करीब गया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तड़प हो रही है इन होठों को चूमकर प्यास बुझाने की। क्या इजाज़त है एक बार फिर आपके होठों को अपने होठों पर महसूस करने की। एवरी टाइम ही सेज कैन आई मेक यू माइन शी फील्स बिलव्ड। केसर की धड़कन एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा। उसके वो बिल्कुल गुलाबी होठ कांपते हुए फड़फड़ाने लगे थे। केसर की पलकें झुक गई। इजाज़त, हाँ उसे इजाज़त थी उसके करीब जाने की, उसके होठों को चूमने की, उसकी रूह को अपने करीब महसूस करने की। आरंभ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। केसर अंदर तक सिहर उठी। उसके हाथ अपने आप ही आरंभ के सीने पर चले गए। वो पूरी तरह से पैशनेट होकर केसर को किस कर रहा था। केसर उसमें खोए जा रही थी। कुछ देर बाद आरंभ ने अपने होठों को केसर के होठों से हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। खूबसूरत तो वो आज बहुत लग रही थी, लेकिन अब जो उसका चेहरा नूर से खिल उठा था, जो सिर्फ उसके लिए था। आरंभ केसर से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने केसर के पैरों को अपने थाई पे रखा और उसके लहंगे को हल्का सा उठाकर उसकी पायल निकाल दी। पायल उतारकर आरंभ ने उसके पैरों को अपने होठों से चूम लिया। केसर एकदम से सिहर उठी और अपने लहंगे को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। केसर तड़प कर बोली, हुक्म सा। आरंभ मधुहोशी भरी आवाज़ में बोला, बोलिए हुक्मरानी सा, हम सुन रहे हैं। आरंभ की नज़रें उसकी पेट पर टिकी हुई थी, जो साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें केसर की पतली गोरी कमर पर आकर रुक चुकी थी, जहां उसने आज एक सुंदर सा कमरबंद बांधा हुआ था। ऊपर से केसर का चेहरा जो बेहद खूबसूरत आज लग रहा था, वो तो आरंभ को और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल करने लगा। आरंभ ने अपने दांतों से कमरबंद को खींचकर तोड़ दिया। कमरबंद की मोतियां टूटकर हर तरफ बिखर गई। उसकी इस हरकत से केसर अंदर तक सिहर गई। आरंभ हल्का सा झुका और उसके पेट और उसकी नाभि की तरफ देखते हुए अपने होठ उसकी नाभि पर रख दिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांस गहरी होती जा रही थी। केसर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आरंभ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। केसर एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से आरंभ की गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी। वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उसे घूर रही थी। आरंभ ने केसर को बिस्तर पर लिटाया और वो केसर को देखने लगा। लाल रंग के राजस्थानी लहंगे में बेड पर लेटी हुई केसर आरंभ को मदहोश कर रही थी। आरंभ की नज़र केसर के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी, जो पूरी तरह से लाल हो रखा था। केसर आरंभ की नज़रों को खुद पर और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसकी इस हरकत पर आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आरंभ के ऊपर आ झुका और उसके चेहरे को अपने बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले आया। आरंभ मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं हुक्मरानी सा, और आपने अभी से ये हाल हो रखा है। तब क्या होगा जब हम कुछ करेंगे। आरंभ की बात इतनी सेडिक्टिव तरीके से कही थी कि केसर ने एकदम से आरंभ की तरफ देखा। उसके वो बिखरे बाल, उसकी वो काली गहरी आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। शायद वो हल्का सांवला रंग, हल्की हल्की बियर्ड और उसके शर्ट के अंदर से झांकती हुई उसकी बियर्ड चेस्ट। आरंभ उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, अब एक बार फिर आपके होठों की तलब हो रही है, लेकिन इस बार हम आपसे पूछेंगे नहीं, सीधे अपना हक ले लेंगे। बोलकर उसने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। इस बार और भी ज़्यादा वो वाइल्ड हो चुका था। केसर ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे। आरंभ उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगा। केसर अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
आह हुकुम सा। केसर ने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए अपने माइंड को कंट्रोल किया। केसर की आंखों में अब मदहोशी छाने लगी। आरंभ पूरी तरह से केसर पर हावी हो चुका था। वो कभी उसके कंधे को, तो कभी गर्दन को, तो कभी उसके कॉलर बोन पर, तो कभी उसके सीने पर किस कर रहा था। वो बस उसे धीरे धीरे चूमे जा रहा था। उसके केसर के शरीर से आती चंदन की खुशबू अब आरंभ को पागल कर रही थी। उसकी खुशबू को, उसके एहसास, उसकी आवाज़ को। आरंभ ने केसर की कमर पर अपने हाथ रखा और उसके लहंगे की डोर को अपने हाथों में पकड़कर खींच लिया। केसर की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। आरंभ नीचे झुका और उसके पेट की तरफ देखते हुए अपने होठों पर बाइट किया। केसर की सांसें तेज हो गई। उसके पेट अब खुद ब खुद हिलोरे मारने लगे। उसकी बेकाबू सांसें उसे और भी ज़्यादा सेडेक्टिव बना रही थी। आरंभ ने अपने होठ उसके पेट पर रखे और अपने होठों से उसे चूमते हुए वापस उसकी गर्दन पर आ गया। अगले ही पल उसने केसर को घुमाकर उसके ब्लाउज की हुक खोल दी और कुछ ही देर में केसर का लहंगा बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था। केसर को अब न्यूड देखकर आरंभ की सांसें तेज हो गई। इस नए एहसास को महसूस करते हुए केसर ने बेडशीट को पकड़ लिया। आरंभ की गर्म सांसें उसे होश खोने पर मजबूर कर रही थी। केसर की दर्द भरी मीठी सिसकियाँ आरंभ के कानों में किसी म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। कुछ देर उसे स्वीट टर्टल करने के बाद आरंभ हल्का सा उठा और उसके चेहरे की तरफ देखा। केसर का चेहरा किसी पके टमाटर की तरह लगा। केसर जो उसके नीचे अपनी उखड़ती सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। आरंभ की नज़र उसके सीने पर पड़ी, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा था। आरंभ की सांस और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो अपने होठ केसर के सीनों पे चलाने लगा। तभी केसर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। वहीं आरंभ केसर के पैरों के पास था, क्योंकि वो अब उसमें एंटर कर चुका था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुलने लगी थी। आरंभ वापस से केसर के ऊपर आया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स बोलकर उसने केसर की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी। कुछ ही पल बाद दोनों के ऊपर एक पतली सी ब्लैंकेट थी और वो दोनों कम्बल के अंदर पसीने से भीग चुके थे। 3 घंटे बाद आरंभ ने पलटकर केसर की तरफ देखा, जो न जाने कब की सो चुकी थी। उसने उसे साफ किया, फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो कि उसके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। आरंभ ने उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोला, आदत नहीं, हकीकत बन गई है। आप दिमाग को तो समझा लिया, लेकिन अब इस दिल का क्या करें। आरंभ जो कई रातों से अपने पास सोई हुई केसर को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। नींद में भी केसर ने उसका हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था, मानो अगर उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो कहीं गायब ही ना हो जाए। शायद पिछली बार का डर अभी भी उसके दिल में था कि सुबह नींद खुलते ही एक खूबसूरत सपने की तरह सब टूटकर बिखर जाएगा और वो बस अकेले रह जाएगी। तभी केसर की नींद में हल्का सा कसमस आई और आरंभ के सीने से लग गई। इतने केसर के इतने पास होने से आरंभ की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसकी सांसें और भी गहरी हो गई, क्योंकि उन दोनों के ऊपर बस एक ब्लैंकेट थी और उन दोनों ने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था। उन दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच हो रही थी, जिसे महसूस करते ही आरंभ की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। उसे अपनी आंख बंद की और खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली। केसर अपनी बेड साइड से हटकर पूरी तरह से आरंभ के ऊपर आ चुकी थी। उसने केसर के मासूम चेहरे को देखा, जिसके ऊपर उसके खुद के बाल आ रहे थे। आरंभ ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे किया। अब केसर का चेहरा उसके सामने था, बड़ी बड़ी पलकें और उसकी बंद आँखों के पीछे छुपी उसकी नीली आँखें, उसके सॉफ्ट बाल जिससे अगर थोड़ा भी पिंच किया जाए तो शायद खून निकल आए, और सबसे प्यारी उसकी चेरी जैसे सॉफ्ट रेड फ्लफी लिप्स,
जिससे न जाने कितनी ही बार वो नर्वस होकर बाइट कर लेती है। केसर की करीबी उसे इफ़ेक्ट कर रही थी, लेकिन क्यों? इस रिश्ते को एक नाम का रिश्ता बनाने का फैसला उसका ही तो था, क्योंकि उसे कभी शादी जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है और क्यों उसके दिल में कसर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? क्यों वो उसका रोना नहीं देख सकता? क्यों वो उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता? लेकिन अफसोस, उसके इस सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। All he knew was that he could never imagine or want to hurt her, but should anyone attempt to hurt her, he would eliminate their hesitation। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस स्टोरी में मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। इसमें और आगे काफ़ी हॉट एंड रोमांस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।